चलिए स्टूडेंट, अब हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को देखते हैं, जिसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यह तीन नियम होते हैं हमारे जो गोल्डन रूल्स में आते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट देखें, वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं वे व्यक्तिगत खाते या पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे राम, राहुल, बैंक, कंपनी का नाम आदि। इसमें यदि हम देखें तो पाने वाले के खाते को हम डेबिट करते हैं और देने वाले को खाते को हम क्रेडिट करते हैं। यदि हम दूसरा रूल्स देखें, रियल अकाउंट वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति आदि से संबंधित होते हैं। रियल अकाउंट वास्तविक खाते कहलाते हैं। जैसे कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर, असेट्स, ईटीसी। प्राप्त हुई वस्तु या संपत्ति डेबिट और गई हुई वस्तु या संपत्ति इसमें हम क्रेडिट करते हैं। तीसरा नियम है हमारा नॉमिनल अकाउंट। वह खाते जो लाभ हानि खाते, आय व्यय और क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं। नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। जैसे इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस, परचेज, सेल, ईटीसी। यदि इसमें हम देखें तो व्यय व हानि खाता डेबिट और आय और लाभ यानी कि इनकम हम क्रेडिट करते हैं। इसके बाद हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं अकाउंट में। यदि हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो नंबर ए और नंबर बी, स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग, जिसमें हमारे ट्रांजैक्शन, लेन देन, जनरल एंट्री, उसके बाद आ जाती है रोजनामचा जिसे हिंदी में कहते हैं, लेजर अकाउंट जिसे हिंदी में हम खाता बही कहते हैं। यदि हम बी देखें, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग जिसमें ट्रायल बैलेंस जिसे हम हिंदी में तलपट कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट जिसे हम निर्माण व व्यापारिक खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभानी खाता और बैलेंस शीट जिसे अपन हिंदी में आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। ये तीनों मिलकर हमारे अंतिम खाते यानी कि फाइनल अकाउंट कहलाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हमें अकाउंट में मेन फॉलो करना पड़ता है। हिसाब किताब लिखने की मूल पुस्तक बुक है जर्नल। इसका अर्थ डे बुक डायरी से है। इसमें व्यवसायी यानी कि बिजनेसमैन की प्रतिदिन के सौदों की पूर्ण सूची लिखी जाती है। इस पुस्तक बुक से लेजर विभिन्न खाते अकाउंट बनाए जाते हैं। इसे रोजनामता यानी कि जनरल एंट्री कहते हैं। इसका यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, यह हमारा जनरल एंट्री का एक स्ट्रक्चर है जो हम फॉलो करेंगे। यदि हम बिजनेस में सबसे पहली एंट्री देखें, जब बिजनेस हमारा स्टार्ट होता है तो रोकड़ कैश से व्यापार यानी कि बिजनेस प्रारंभ करना है। इसकी एंट्री क्या बनेगी? यदि हम देखें तो हमारे पास कैश आया है यानी कि कैश अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पे कैश अकाउंट DR2, यहां हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल को यहां मैंने इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि कैपिटल हमारी लायबिलिटीज है और लायबिलिटी जब भी हमारे ऊपर बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट होती है। यदि दूसरी एंट्री, यदि हम व्यापार रोकड़ के साथ साथ बैंक में जमा पैसों से या किसी से बैंक से लोन लेकर प्रारंभ करते हैं, जैसे मिस्टर ए ने 50,000 रुपये कैश, 50,000 रुपये बैंक और लोन 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे? यहाँ कैश 50,000 रुपये है तो 50,000 रुपये ले लेंगे क्योंकि कैश हमारे पास आया, आने वाली संपत्ति को हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर बैंक में हमारा 50,000 आया है तो 50,000 रुपये से हम बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक भी एक तरह की करंट असेट से जो हमारे पास आई है। टू लोन, यह लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज को मैंने जैसा अभी बताया कि हमेशा जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। तो लोन को मैं 1 लाख को क्रेडिट करूंगा तो 1 लाख रुपए यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। टू कैपिटल हमारी होती है कैश और बैंक को मिलाकर 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए यदि जब ये लोन आया तो ये लोन कहीं ना कहीं तो हमारी संपत्ति को बढ़ाएगा। तो यदि हम इसको बैंक में जोड़ते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस हो जाता है 1,50,000 रुपए। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू कैपिटल, यह एंट्री बनेगी। यहाँ पर कैश हमारी संपत्ति है, बैंक हमारी संपत्ति है, लोन हमारी लायबिलिटीज है और कैपिटल हमारी लायबिलिटीज है। जैसे यदि हम दूसरी एंट्री देखें, माल गुड्स खरीदने पर नकद कैश, यदि इस एंट्री को देखें तो माल खरीदने पर परचेस अकाउंट डेबिट PURCHASE, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यदि नियम के मुताबिक इस एंट्री को देखूं मैं तो परचेस हमेशा डेबिट होगा और कैश हमारा यहां से जा रहा है क्योंकि जाने वाली संपत्ति को हम क्रेडिट करते हैं और परचेस खर्चा है और खर्चा हमेशा डेबिट होता है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी में यदि अगली एंट्री देखें, माल गुड्स खरीदने पर उधार, यहां पर एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट PURCHASE, परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, टू पार्टी नेम। यहां मैंने पार्टी को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि ऊपर वाली एंट्री में यदि मैं देखूं तो मेरे पास से पैसा गया है और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहां पर पैसा जा नहीं रहा है।
यहाँ पर पार्टी का नाम इसलिए हम क्रेडिट लिखेंगे। परचेस अकाउंट डेबिट, ये नगद एंट्री हो गई, ये उधार एंट्री हो गई। इसके अगली एंट्री देखते हैं, माल गुड्स बेचने पर नगद। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स को मैंने यहां क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि सेल इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, और पैसा मेरे पास आया है। कैश हमेशा आने वाली संपत्ति को हमेशा डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और आगे एक और एंट्री देखते हैं, माल गुड्स बेचने पर उधार। तो यहाँ कैश अकाउंट की जगह पार्टी का नाम आ जाएगा। हाँ, अब यदि यहाँ देखें माल गुड्स बेचने पर उधार क्रेडिट, तो यहाँ पार्टी का नाम आ जाएगा। तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है जैसा कि मैंने ऊपर बताया, लेकिन यहाँ पर पार्टी इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कैश नहीं आ रहा है, इसलिए हम उस पार्टी का नाम लिख लेंगे। परचेस हमेशा डेबिट होगी और सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी। ये बात हमेशा यहाँ याद रखनी है क्योंकि परचेस खर्चा है और सेल इनकम है। अगली एंट्री हम देखते हैं, पेमेंट प्राप्त होने पर, पैसे मिलने पर। किसी पार्टी से यदि मिल रहा है पेमेंट, तो या तो वो हमें कैश के रूप में मिलेगा या चेक के रूप में, बैंक के रूप में मिलेगा। तो उससे मैंने जैसा कि नियम में आपको बताया, आने वाले कैश को या आने वाले चेक को हम डेबिट करते हैं, आने वाली संपत्ति को हम डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम को यहां मैं क्रेडिट कर दूंगा। पार्टी को यहां मैंने क्रेडिट इसलिए करा है क्योंकि देने वाले को अगर यदि हम नियम देखें पीछे, तो देने वाले को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो यहां देने वालों में पार्टी शामिल हो गई, तो इसलिए कैश आया है और पार्टी देने वाली है।